नमस्कार साथियों, सभी के लिए निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं बलवीर सिंह खुराना आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस चैनल पर। तो आइए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आरटेट का पेपर था आपका, आरटेट यानी रीट हुआ था साथियों 2017 में। उसका पेपर आप लोग रिवीजन करने जा रहे हैं और मैं आपको साइकोलॉजी का पार्ट आपको इसमें बताऊंगा। साइकोलॉजी के वो 30 क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे पेपर के अंदर। तो चलिए उन 30 प्रश्नों के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए 2017 का है साथियों, देख लो आप लोग 2017 का है, ठीक है भाई। और पेपर कोड है इसका एफ़, क्या है एफ़ पेपर कोड है उसकी आंसर की। और इस पेपर को मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगा, ठीक है ना, आप लोग ज्वाइन कर लें। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। साइकोलॉजी के पहले खंड में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 30 में से 30 आपको करके आने हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि इसी आपके चैनल पर आपको रीट की क्लासें भी चलाई जाएगी, ठीक है। आरटेट हो या रीट एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2024 में आपका जब आरटेट होगा उसके लिए आपको क्लास चलाई जाएगी, ठीक है भाई। आइए तो पहला क्वेश्चन आपका देखते हैं। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है वो क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, ये अधिगम अक्षमताओं से पूछा गया प्रश्न है, अधिगम अक्षमताओं से। तो इसका मतलब ये है कि लेखन संबंधी समस्या क्या कहलाती है साइकोलॉजी की भाषा में, उसको बोलते हैं साथियों डिस्ग्राफिया। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें पठन संबंधी, चलो पठन संबंधी बताओ, और उसके बाद पठन संबंधी प्लस लेखन संबंधी। एक तो पठन संबंधी समस्या और पठन संबंधी प्लस लेखन संबंधी, ये अलग अभिक्षमता है दो। एक तो ये स्पेशल हो गई पठन संबंधी और एक हो गई पठन संबंधी प्लस लेखन संबंधी, या फिर वाचन संबंधी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन सी समस्या है उनको भी आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं मुझे। पठन संबंधी समस्या क्या कहलाती है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे गणना संबंधी अक्षमता क्या कहलाएगी भाई? वो कहलाएगी डिस्कैलकुलिया। और डिसलेक्सिया किसको कहते हैं? ये होती है अपनी पठन संबंधी, डिस्ग्राफिया होती है लेखन संबंधी। आ गया समझ में? तो ये आपके क्वेश्चन को क्लियर कर दिया। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है, बताइए। तो योगात्मक मूल्यांकन होती क्या चीज़ है भाई? देखो क्वेश्चन के ऑप्शन देखिए। अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, ये भी ऑप्शन नहीं है। शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? सत्र के अंत में विद्यार्थी के प्रदर्शन का जो अंतिम आकलन किया जाता है वो संबंधित है योगात्मक आकलन कहलाता है, ठीक है ना। योगात्मक आकलन अलग होता है, योगात्मक मूल्यांकन कह लो, या फिर एक अलग है अपना निदानात्मक मूल्यांकन और होता है। बताओ, ये कई प्रकार के हैं, आकलन है, मूल्यांकन है। तो ये आपको याद रखना है कि जो योगात्मक मूल्यांकन है वो आपका वर्ष के अंत में जो विद्यार्थी का आकलन किया जाता है वो कहलाता है योगात्मक, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है, बताओ। ये हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के प्रकार बताए, ठीक है ना, बुद्धि के प्रकार बताए हार्वर्ड गार्डनर ने, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें बुद्धि या दिमाग के जो फ्रेम होते हैं, इस बुद्धि की श्रेणी कौन सी है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग याद रखेंगे ये है प्रकृतिवादी कौशल। कौन सा है? प्रकृतिवादी कौशल की श्रेणी में इसको रखा गया है। तो आप लोग सी ऑप्शन राइट कर लो। अगला क्वेश्चन है देखेंगे, चौथा क्वेश्चन है, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ कौन सा होगा, बताओ जल्दी से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। ऐसा अवधारणा गठन में सुविधा होगी, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा होती है बच्चे को, और संज्ञानात्मक लचीलेपन में भी सुविधा होती है। इसका मतलब उपरोक्त सभी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह ऑफिशियल आंसर की है, चिंता मत कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन 5वां। एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है,
जैसे ए, न केवल यह पूछकर कि क्या हुआ बल्कि यह पूछा कि कैसे और क्यों हुआ। पहला कथन क्या है कि न केवल यह पूछकर कि क्या हुआ बल्कि ये पूछ रहा है कि कैसे और क्यों हुआ। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों और परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वे बढ़ावा देने की क्या कोशिश कर रहा है, किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, शिक्षक। बताओ आप लोग ऑप्शन क्या होगा इसका, 5 में का याद रखना वो हो जाएगा साथियों, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दे रहा है। क्या कर रहा है, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह के प्रेरणा की व्याख्या करते हैं। तो याद रखना, सकारात्मक या नकारात्मक उत्तेजना या घटनाएं छात्र का जो व्यवहार है उसको प्रेरित करती है। ये किस प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के प्रति दृष्टिकोण था, तो याद रखेंगे आप लोग, ये व्यावहारिक जो मनोवैज्ञानिक थे, जैसे हमारे वाटसन साहब हैं, ठीक है ना, ये ऐसे मनोवैज्ञानिक, तो ये मनोवैज्ञानिक व्यवहार के प्रति दृष्टिकोण रखते थे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को खाली स्थान नियमित कक्ष में शिक्षित करना। बताओ खाली स्थान में क्या आएगा भाई, क्या आएगा खाली स्थान में, याद रखेंगे पूरे समय उनको नियमित कक्ष में शिक्षित करना चाहिए। समावेश शब्द का मतलब यही है कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, CWSN वाले बच्चे हैं, उनको पूरे समय नियमित कक्ष में शिक्षण कराना चाहिए। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट माना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वां, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये आप लोगों को बताना है। 8वां क्वेश्चन बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये एक निगमनात्मक तर्क है। इसका मतलब निगमनात्मक विधि को, तो देखिए कैसे बता रहा है, निष्कर्ष निकाला जा रहा है, निष्कर्ष निकालने की बात कर रहा है, व्यापक विचार की बात कर रहा है, तो इसका मतलब निगमनात्मक तर्क हुआ। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छाद रखता है, यह क्या कहलाता है। अगर ईगो जो है साथियों, ईगो, इड और सुपर ईगो, ठीक है, ये सुपर ईगो, ये 3 कंडीशन बताई थी साथियों। अब उस वैज्ञानिक का आप लोग नाम बताएंगे किसने बताई थी, जल्दी कमेंट करो फटाफट से। अगर ईगो इड पर आच्छादित हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, बताओ क्या कहलाता है, दबाव कहलाता है। क्या कहलाएगा, दबाव कहलाएगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन राइट कर लो इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अंतर्मुखता और बहिमुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ किसने दिया था, अंतर्मुखता और बहिमुखता हैंस आइजेंक ने दिया था। किसने दिया था, हैंस आइजेंक के द्वारा, या आइजेंक एक ही बात है, उसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए राइट कर लो। अब बहुत से विद्यार्थी तो ना इसको क्या करके पता है, RB कैटल करके आएंगे, लेकिन ये नहीं है कैटल का, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 11वां, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है। बताओ क्वेश्चन नंबर 11वां, प्रेरणा क्या है। तो प्रेरणा देखो भाई, छात्र आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये प्रेरणा थोड़ी है। छात्र वह सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। यही आपका प्रेरणा का क्या है, सर्वोत्तम उदाहरण है। तो आपका बी ऑप्शन राइट कर लो इसमें। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत्य की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है। आंतरिक प्रेरणा क्या है साथियों, अपने आप में एक अंत्य, अपने आप में क्या है, एक अंत्य है। इसका भी राइट आंसर भी कर लें आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है,
वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दिमागी आरोग्यता। क्या कहलाता है? दिमागी आरोग्य का कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां। एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप में सोचना शामिल है, वो क्या कहलाता है? तो चलिए भाई, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, परिमेयकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमेयकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। कौन सी श्रेणी से भाई? याद रखना, सामाजिक कारक है। ये क्या है? एक सामाजिक कारक है। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोग राइट कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन है। निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? 16वां क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। यह स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। डी ऑप्शन राइट कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17वां क्वेश्चन देखो। एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने को कहा। इस कार्यभार में बी.एस. ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? तो साथियों, बी.एस. ब्लूम में 6 संज्ञानात्मक स्तर बताए थे। अब आपको याद करके जाना है। जब मैं आपको शिक्षण विधियाँ पढ़ाऊँगा तो आपको मैं बी.एस. ब्लूम के 6 संज्ञानात्मक स्तरों की बात करूँगा। ध्यान रखें इस चीज़ को। तो चलिए, 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका संप्रयोग। क्या हो जाएगा? सहप्रयोग। ये बी.एस. ब्लूम का स्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 18वां। शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए जल्दी से। क्या कहलाती है? आकलन कहलाती है। क्या कहलाएगी? आकलन कहलाएगी भाई। ओके, ऑप्शन ही राइट कर लो। 19वां प्रश्न देखेंगे। कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में शामिल नहीं है या ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? तो बताओ 19वें क्वेश्चन का बताओ जल्दी से। अरे यार, इसमें एक भी नहीं है। इसमें एक भी नहीं है और इसका बोनस अंक दिया था उस समय विभाग ने। ठीक है, तो ये प्रश्न डिलीट कर दिया था। क्या कर दिया था? डिलीट कर दिया गया था। 2017 का जो पेपर है उसमें 2 प्रश्न ऐसे थे जिनको डिलीट किया गया था। ऐप सीरीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो ये ऐप सीरीज़ है। एक तो इसमें 19वां प्रश्न ये डिलीट किया गया था और उसके बाद 24वां प्रश्न था वो भी डिलीट किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न देखेंगे। 20वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो आपको कौन सा होगा? राइट क्वेश्चन आपका हो जाएगा सी। अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए। तो बताओ, रटंत विद्या पर जोर देती है क्या एनसीएफ 2005? नहीं देती ना, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति क्या कहलाती है? तो बताओ जल्दी से। क्या कहलाती है भाई? क्या कहलाएगी? राइट आंसर बताओ। अरे यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसको बोलते हैं प्रोक्सीमो डिस्टल। क्या बोलते हैं? प्रोक्सीमो डिस्टल प्रगति या फिर विशिष्ट से व्यापक कार्रवाई। इसके दोनों ही ऑप्शन राइट माने थे क्योंकि ये दोनों ही सही है ना। बच्चा सबसे पहले व्यापक से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट करने लगता है, या फिर प्रोक्सीमो डिस्टल का मतलब क्या होगा बताओ? प्रोक्सीमो डिस्टल का मतलब होता है केंद्र से परिधि की ओर। क्या होगा? केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है ना, परिधि की ओर विकास किधर होगा? केंद्र से परिधि की ओर। और सिफेलोकोडल, सिफेलोकोडल का मतलब क्या होता है? ये होता है अपना मस्तकोद्मुखी, मस्तकोद्मुखी प्रक्रिया। ठीक है ना, इसका मतलब हुआ कि बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, आ गया समझ में? तो इसके ऑप्शन बी और ए
बी और सी दोनों राइट माने गए थे और दोनों ही सही है भाई, यहाँ पर क्या करें जब। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22वां। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया गया। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है, बताओ जल्दी से। क्या होगा इसका राइट क्वेश्चन का आंसर, ये हो जाएगा एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। ऑप्शन आपका बी राइट कर लें। बहुत टफ क्वेश्चन पेपर था साथियों 2017 का, ध्यान रखना, हवा निकल गई थी सब बच्चों की। 23वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। एक बच्चा जो की एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी, ये बयान के महत्व पर जोर देता है। किस महत्व पर जोर देगा बताओ। यानी एक बच्चा जिसमें एक विशेष क्वालिटी है मौखिक क्षमता की, तो वो या तो उच्च हो सकती है या निम्न, तो क्या ये क्वालिटी बाद में भी रहेगी या नहीं रहेगी। इस बयान की बात करें हम तो ये जो कथन है ये किस बात पर जोर देता है, बताओ जल्दी से। ये जोर देता है आनुवांशिकता पर, ठीक है ना, आनुवांशिकता पर। एक विशेष क्षमता है उसके अंदर, तो ये आनुवांशिकता पर, यानी कि पैतृक गुण, हेरिडिटी का गुण है, वो बाद में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ पर जोर दे रही है। ओके, सी ऑप्शन राइट कर लो। अब आता है 24वां क्वेश्चन देखिए। अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को क्या कहा जाता है, बताओ जल्दी से, बताओ क्या कहलाता है। अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को क्या कहेंगे, बताओ। इसमें अगर हम बात करें ना तो इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं है। उसको बोलते हैं संतोष का नियम। क्या बोलेंगे, संतोष का नियम है वो, और इसमें ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है ना। इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है, संतोष का नियम बोलेंगे उसको। तो याद रखना इसका भी बोनस अंक दिया गया था। क्या दिया गया था, बोनस अंक, ठीक है ना। 24वां क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25वां। पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता की मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है, तो इस संवृत्ति को हम क्या कहते हैं, बताओ। उसको बोलते हैं अनुकूलित उत्तेजना। अनुकूलित उत्तेजना, इसका मतलब समझिए कि मान के चलते हो पावलोव का जो कुत्ता था उसमें घंटी पहले बजती, उसके बाद भोजन दिया जाता। अब कोई शिक्षक या किसी के दूसरी जो यंत्र है उसकी आवाज़ सुनेगा, दूसरे उद्दीपक की आवाज़ सुनेगा, तो उसको ऐसा महसूस होगा कि वो अनुबंधन बना लेगा घंटी की तरह, तो उसके मुंह से लार टपकेगी, ठीक है। तो एक अनुबंधन बन गया। तो जो अपना काम कर रहा है कौन, शिक्षक के या प्रशिक्षक के कदमों की जो आवाज़ है ना, वो किसका काम कर रही है, अनुकूलित उत्तेजना का काम कर रही है, ठीक है ना भाई। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। कौन से सिद्धांत के अंदर प्रतिबिंबित होगा बताओ भाई। वातावरण और बच्चे के बीच में अंतक्रिया की बात की जा रही है यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जिसके अंदर 4 स्तर बताए गए थे, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आप लोग राइट कर लो। अगला क्वेश्चन 27वां। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाओं और अनुभवों के बीच संतुलन क्रिया है, उसको किस नाम से जाना जाता है। 27वें क्वेश्चन में आप लोगों को सीधा डाल रहा है भाई, धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन है, दैट इज संतुलन कहलाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 28वां। निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 28, तो कौन सी नहीं है कि बुद्धि का व्यक्तित्व आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संचरित बातचीत है, ये नहीं होगी। बाकी के 3 ऑप्शन राइट होंगे। आपका सही जो राइट आंसर माना गया था वो बी ऑप्शन कर लें इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। बिल्कुल बात सही है। एक कक्षा 3 का छात्र, मतलब कक्षा 3 में तो 9 साल के आसपास का होगा, कक्षा 3 के छात्र विकास के किस चरण से मेल खाता है, बताओ। तो जो एरिक एरिक्सन की जो 8 अवस्थाएं थी कक्षा
3 का बच्चा यानी 9 साल के बच्चे की उम्र। अब आपको पता लगाना है कि एरर करेक्शन की कौन सी अवस्था है जो 9 साल के बच्चे के आसपास आती है, ठीक है ना। तो आप लोग याद करेंगे, बी ऑप्शन हो जाएगा परिश्रम बनाम हीनता। क्या हो जाएगा? परिश्रम बनाम हीनता, ठीक है ना। तो ये आपकी अवस्था है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ ये परिश्रम बनाम हीनता एरर करेक्शन की कौन से नंबर की अवस्था है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? ऑप्शन राइट डी कर लो भाई, डी कर लो। छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों की तुलना से की जाती है, ठीक है ना। तो ये इसका राइट ऑप्शन बी डी माना गया था, करेक्ट। तो आप लोगों के लिए ये बता दिया साइकोलॉजी का पेपर, ठीक है। उसके बाद तो हिंदी आ जाती है। इनको मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है ना, इसकी PDF, चिंता मत कीजिए आप लोग। ओके, ज्वाइन कर लो उसको और उस पर मिल जाएंगे पूरे के पूरे पेपर। तो धन्यवाद साथियों, आपको मैंने 2017 का मॉडल पेपर साइकोलॉजी के बारे में बताया। आगे और सब्जेक्ट की बात करेंगे, अगले पेपरों की बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। धन्यवाद।